दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। और उसमें अगली बुक है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। अब ये नई कहानी शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है द पिलग्रिम रोड। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर आप हिंदू हैं और अगर आप भारत के मैदानों में रहते हैं जहां भरपूर सूरज चमकता है, और अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आप जरूर करेंगे यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ की। और अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से, और उसके बाद पहाड़ी रास्तों पर आप चलेंगे नंगे पैर। सबसे पहले आप हर की पौड़ी पर पवित्र डुबकी लगाएंगे अपने आप को पवित्र करने के लिए। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिरों में आप दर्शन भी करेंगे। बहुत सारे पवित्र सरोवर आएंगे जहां पर आप सिक्का भी उछाल के डालेंगे। और जब आप ये सब कर चुके होंगे तो अब आपको आरंभ करनी है अपनी पवित्र यात्रा केदारनाथ और बद्रीनाथ की। सबसे पहले जो आपके इंटरेस्ट की जगह आएगी हरिद्वार को छोड़ने के बाद, वो होगी ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद काली कमली वालों से, इन लोगों को काली कमली वाला इसलिए कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे वो काले रंग का कंबल ओढ़ते थे, और उनके बहुत सारे शिष्य आज भी काला कंबल ओढ़ते हैं। ये लोग कंबल का लबादा पहनते हैं और उसे कमर के पास में बांधते हैं एक रस्सी से, जो कि बनी होती है बकरी के बालों से। इन काली कमली वालों ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी बनवाए। अब जब ऋषिकेश आपसे पीछे छूट गया तब आएगा लक्ष्मण झूला। यहां पर जो तीर्थ यात्रियों का रास्ता है वो गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाता है, वो भी सस्पेंशन ब्रिज से। यहां पर आप लाल मुंह के बंदरों से सावधान रहिए, वो कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं। और अगर आपने उन्हें चने खिलाने की या फिर कुछ मिठाई खिलाने की कोशिश की तो शायद यह लक्ष्मण झूला की यात्रा आपकी दुखदाई हो जाएगी। अब 3 दिन की यात्रा करने के बाद आप गढ़वाल पहुंच जाएंगे, यानी कि गढ़वाल के श्रीनगर। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर बहुत ही सुंदर जगह। इसके आसपास वैली है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है। लेकिन वो हार गए थे गुरखा लोगों से, लेकिन लड़े पूरी बहादुरी से थे। और उसके बाद यहां पर बाढ़ आ गई थी क्योंकि गोहना लेक डैम टूट गया था 1894 में। राजा का महल बह गया था, सब कुछ बह गया था। एक लैंडस्लाइड आई और बिरेथी गंगा में तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा बांध पत्तों की तरह ढह गया, और 10 बिलियन क्यूबिक फीट पानी सिर्फ 6 घंटों में श्रीनगर के ऊपर से निकल गया। तो जब ये बाढ़ आई थी तो जितने भी रास्ते में पुल थे वो बाढ़ अपने साथ बहा ले गई थी। लेकिन केवल एक फैमिली थी जो कि बह गई थी, और वो भी इसलिए कि जब ये इलाका खाली कराया गया था तो वो वापस आ गए थे इस इलाके में। अब श्रीनगर से आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है चटी खाल के लिए, लेकिन ये खड़ी चढ़ाई आपको तकलीफ नहीं देगी क्योंकि आपको शानदार नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे गंगा नदी के, गंगा की वैली के, और बर्फ से लदे हुए केदारनाथ के पहाड़ों के। अब एक दिन पूरा जब आप चलते जाएंगे तो आपको दिखेगा गुलाब राय और बहुत सारी सराय, यानी कि धर्मशालाएं। ये सराय और धर्मशालाएं घास फूस की छत से बनी हुई है। यहां पर आपको दिखेगा एक कमरे का पत्थर का बना हुआ मकान
और वहां पर पानी पीने की जगह। और ये जो पानी पीने की जगह है, इसमें पानी आता है एक पहाड़ी स्ट्रीम से। अब ये जो तीर्थ यात्री निवास है, इससे 100 गज की दूरी पर आपको दिखेगा एक आम का पेड़। ये सड़क के दाहिनी तरफ है। दोस्तों, ये जो जगह है, जिस आम के पेड़ की बात जिम कॉर्बेट कर रहे हैं और जिस पर इन्होंने मचान बना के मैन ईटिंग लेपर्ड को मारा था, वहां पे मैं गया हूं। मेरे चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स पर वो वीडियो है। वो जगह, वो आम का पेड़ और जहां पर लेपर्ड को उन्होंने मारा था, वो जगह मैंने दिखाई है। गुलाब राय भी दिखाया है। हालांकि आजकल नज़ारा चेंज हो चुका है, लेकिन वो आम का पेड़ अभी भी है। उसके बगल में जिम कॉर्बेट का मॉन्यूमेंट बन चुका है। और आम के पेड़ में मचान भी कुछ सालों पहले तक था, और अभी भी लोहे के वायर और रस्सियां उस आम के पेड़ में है, क्योंकि वो उसमें गड़ चुके हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वो जगह देख सकते हैं। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि वो आम का पेड़ और उसके पास दुमंजिला मकान जो कि था पंडित का। तो इस आम के पेड़ को आप नोट कर लीजिए, दुमंजिले मकान को आप नोट कर लीजिए, और पंडित को आप नोट कर लीजिए। पंडित जो कि मालिक थे तीर्थ यात्री निवास के, क्योंकि आगे की घटनाओं में इनका बहुत बार जिक्र आएगा। अब आगे 2 मील चलिए, करीब करीब समतल भूमि पर, और आप पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग। अब यहां पर मेरे और आपके, यानी कि मेरे तीर्थ यात्री दोस्त, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। आप जाएंगे केदारनाथ की तरफ और मैं जाऊंगा नैनीताल की तरफ। अब जो आपके सामने रोड आएगी, उसमें बहुत सारे तीर्थयात्री चल रहे होंगे, और रोड खड़ी चढ़ाई वाली है और बहुत ही मुश्किल, यानी कि दुर्गम है। और आप जो कि समुद्र के तल से कभी ऊपर चढ़े ही नहीं, और अगर चढ़े भी तो अपने घर के छत की सीढ़ियों तक ही, आपके फेफड़े यहां पर जवाब दे रहे होंगे। यहां पर आप और बहुत सारे लोग जोर जोर से सांस ले रहे होंगे, क्योंकि आपकी सांस फूल रही होगी। आपको ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपके पैरों से खून निकल रहा होगा, क्योंकि पैरों में छाले पड़ चुके होंगे। यहां पर आपके मन में सवाल आएगा कि जिस तीर्थ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, जिसके लिए इतना दुख उठा रहे हैं, क्या आपको दर्शन लाभ मिलेगा और आपको पुण्य मिलेगा? लेकिन एक अच्छे हिंदू होने के नाते आप आगे बढ़ते जाएंगे, सारी तकलीफों का सामना करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिना कष्ट झेले पुण्य की प्राप्ति होती नहीं है। और जितना कष्ट आप झेलेंगे, उतना ही ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये बात आप जानते हैं। दोस्तों, अगला चैप्टर है इसका, द मैन ईटर। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि प्रयाग एक हिंदी शब्द है, और जिसका की मतलब होता है संगम, यानी कि कॉन्फ्लुएंस। रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है। पहली नदी है मंदाकिनी, जो कि आती है केदारनाथ से, और दूसरी नदी है अलकनंदा, जो आती है बद्रीनाथ से। पर यहां से जो 2 नदियों का संगम होता है, उसे हिंदू गंगा माई के नाम से बुलाते हैं, और बाकी की दुनिया बोलती है गंगेज। लेकिन दोस्तों, यहां पर जिम कॉर्बेट ने थोड़ा गलत लिखा है, उन्हें याद नहीं था। रुद्रप्रयाग से गंगा नदी नाम नहीं पड़ता है, ये नाम पड़ता है देवप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से ये नदी अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। और जब देवप्रयाग में अलकनंदा, जो कि बद्रीनाथ, और मंदाकिनी जो केदारनाथ से आई थी, संगम के बाद अलकनंदा के नाम से जानी जाने के बाद बढ़ती है, और गंगोत्री धाम से निकलने के बाद भागीरथी नदी देवप्रयाग में जब आपस में मिलते हैं, तब नाम पड़ता है गंगा माता। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि कोई भी जानवर, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, जब मैन ईटर बनता है, यानी कि आदमखोर बनता है,
तो उसे इस जगह के नाम से संबोधित किया जाता है, पहचान के लिए। अब जब किसी आदमखोर को उस जगह का नाम दिया जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि उसने अपने आदमखोर बनने का कैरियर उस जगह से स्टार्ट किया है, या फिर उसने जितने भी लोग मारे वो वहीं पर मारे। तो जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग है, इसने भी इंसानों को मारना रुद्रप्रयाग से शुरू नहीं किया था। इसने इंसानों को मारना शुरू किया था 12 किलोमीटर दूर एक गांव में, जो कि तीर्थ यात्रियों की रोड पर ही था। लेकिन इसे जाना जाता है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम से ही। अब जो लेपर्ड मैन ईटर बनते हैं, वो उस वजह से नहीं बनते हैं जिस वजह से टाइगर मैन ईटर बनते हैं। हालांकि ये बात स्वीकार करने में मुझे नफरत की अनुभूति होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो तेंदुआ, गुलदार या लेपर्ड भारत के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत जानवर है, और वो अपने अदम्य साहस का परिचय देता है, भले ही वो घायल हो या फिर उसे किसी ने घेर लिया हो। और लेपर्ड को कुछ भी खाने से कोई गुरेज नहीं है। वो मरा हुआ जानवर खा सकता है, सड़ा हुआ जानवर खा सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि अफ्रीका के जंगलों में बब्बर शेर यानी कि लायंस करते हैं। अब गढ़वाल में रहने वाले लोग हिंदू हैं और मरने के बाद अंतिम संस्कार मृत व्यक्ति को जलाकर करते हैं। अब जो अंतिम संस्कार किया जाता है, वो या तो गंगा नदी के किनारे या दूसरी किसी नदी के किनारे किया जाता है, और उनकी अस्थियां नदी में बहा दी जाती है। और इस तरह से ये अस्थियां नदियों में बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर पहाड़ पर रहने वाले लोगों के पास नदियां नहीं है। जो लोग ऊपर रहते हैं पहाड़ों पर, उन्हें सैकड़ों मील दूर पैदल चलना पड़ता है नदी तक जाने के लिए। और अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा इतनी दूर ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। शव यात्रा के साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं। लकड़ी का इंतजाम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये सब प्रक्रिया जब समय ठीक चल रहा होता है तो लोग करते हैं, आराम से करते हैं। लेकिन जब कोई महामारी फैल जाती है और लोग एक के बाद एक मरने लगते हैं, तो अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया का पालन नहीं होता। तब लोग उस मृत व्यक्ति के मुंह में जलता हुआ अंगारा डाल देते हैं और उसके बाद पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाकर उस व्यक्ति को नीचे ढकेल देते हैं। और उस इलाके में जहां ये महामारी फैली थी, वहां रहने वाला लेपर्ड जिसके पास खाने की कमी थी, उसे ये डेड बॉडीज खाने का मौका मिल गया और उसे आदत पड़ गई इंसान के मांस को खाने की। और जब महामारी खत्म हो गई और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का फिर से पालन किया जाने लगा, तो उसे जो आसान भोजन मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। अब वो तेंदुआ भोजन की तलाश में था, तो उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। भारत में इन्फ्लुएंजा फैला था 1918 में, और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए थे। गढ़वाल में भी बहुत बुरा हाल था। और जब ये महामारी खत्म होने जा रही थी, तब उदय हुआ मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग का। 9 जून 1918 की बात है। बेंजी गांव वो गांव था जहां मैन ईटिंग लेपर्ड ने पहला इंसानी शिकार किया था। और 14 अप्रैल 1926 को भंसवारा गांव था जहां पर इस मैन ईटिंग लेपर्ड ने आखिरी इंसानी शिकार किया था। इन दोनों तारीखों के बीच में जो सरकार के रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग ने 125 लोगों को मारा था। लेकिन मैं जानता हूं कि जो सरकार के रिकॉर्ड्स हैं ये सही नहीं है। इससे कहीं ज्यादा लोगों को उस लेपर्ड ने मारा था, क्योंकि जब मैं उस ग्राउंड में था और कार्रवाई कर रहा था, तब जो लोग उस लेपर्ड ने मारे उनका भी जिक्र सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। अब जब कम लोगों का जिक्र किया गया,
तो मैं गढ़वाल के लोगों की उस तकलीफ को कम करके नहीं आंकना चाहता जो उन्होंने बर्दाश्त की, झेली उस लेपर्ड की वजह से, और ना ही मैं उस लेपर्ड की रेपुटेशन को डाउन करना चाहता हूं जो कि विश्व का सबसे ज्यादा फेमस मैन ईटिंग लेपर्ड है। अब कितने आदमी मारे ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि इस लेपर्ड को पूरे विश्व में पब्लिसिटी मिली थी। इस लेपर्ड का जिक्र हुआ था यूनाइटेड किंगडम के प्रेस में और बहुत सारे देशों के प्रेस में, जिनका कि नाम है अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, केन्या, मलाया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। भारत के सभी दैनिक अखबार और साप्ताहिक अखबारों में इसका रेगुलर जिक्र होता था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस मैन ईटिंग लेपर्ड का जिक्र अखबारों में होता था, इसका जिक्र करते थे वो 60,000 तीर्थयात्री जो कि हर साल केदारनाथ आते थे और अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते थे और वहां पर जाके इसके किस्से सुनाते थे। अब जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर अपनाया था हर उस व्यक्ति के लिए जिसको कि इस आदमखोर तेंदुए ने मारा था, उनके रिश्तेदारों को यह करना होता था कि तुरंत पटवारी तक ये खबर पहुंचानी होती थी। खबर मिलने के बाद पटवारी उस जगह पर पहुंचता था और अगर उस व्यक्ति की लाश ना मिली हो तो एक सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी और उसे खोजने की कोशिश की जाती थी। अगर पटवारी के आने के पहले ही उस व्यक्ति की लाश मिल जाती थी, पटवारी तहकीकात कर लेता था और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता था कि ये आदमखोर तेंदुए का ही काम है, इस व्यक्ति की किसी ने हत्या नहीं की है, तब फिर वो अंतिम संस्कार की परमिशन देता था और पटवारी अपने रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम अंकित करता था आदमखोर के शिकार के रूप में। और फिर पटवारी की रिपोर्ट आगे डेप्यूटी कमिश्नर के पास भेजी जाती थी। डीसी के पास भी सारे लोगों का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। लेकिन अगर लाश नहीं मिलती थी या फिर तेंदुआ निश्चित दूरी से ज्यादा दूरी तक अपने शिकार को ले जाता था तो फिर उसे तेंदुए के द्वारा मारा हुआ नहीं माना जाता। और अगर तेंदुए ने किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, वो व्यक्ति घायल हो गया और बाद में अपनी चोटों की वजह से मर गया, तो उसे भी आदमखोर का शिकार नहीं माना जाता था। तो ये कारण था कि इस आदमखोर ने जितने व्यक्ति मारे थे उससे बहुत कम रिकॉर्ड में अंकित हो पाए। अब अगला चैप्टर है दोस्तों जिसका कि नाम है टेरर। दोस्तों, टेरर का मतलब होता है आतंक। ये रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों से रिलेट करता है जो दुखदाई होती हैं, जिनसे तकलीफ होती है या जिनका आतंक होता है। लेकिन ये शब्द सही मायनों में आतंक को बयान नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा आतंक का असली मतलब क्या है। रियल टेरर, जो कि गढ़वाल में रहने वाले 50,000 लोग, जिनका की दायरा था 500 स्क्वायर किलोमीटर, 60,000 तीर्थयात्री जो कि हर साल गुजरते थे और गुजरते ही रहे वहां से 8 सालों तक। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां के यात्री और कैसे वहां के रहने वाले आतंकित थे इस आदमखोर तेंदुए से, जिसका कि नाम है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। किसी भी तरह का कोई भी कर्फ्यू ऑर्डर कभी भी इतनी सख्ती से अनुपालन नहीं हुआ जितनी सख्ती से पालन हुआ कर्फ्यू का, जो कि लगाया था इस आदमखोर तेंदुए ने। जब तक आसमान में सूरज होता था तब तक तो लोगों की जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह थी, एक आम जिंदगी। लोग बाजार जाते थे, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे गांव भी जाते थे। महिलाएं पहाड़ों पर भी जाती थी, घास भी काटती थी, लकड़ियां भी चुनती थी। बच्चे स्कूल भी जाते थे,
बकरियां भी चराते थे, बकरियों के लिए चारा भी ले आते थे। गर्मी के दिनों में तीर्थ यात्री दिन में जत्थों में यात्रा पर भी चलते थे। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम दिशा की तरफ पहुंचता था, अचानक से सबका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता था। लोग घरों में दुबक जाते थे, तीर्थ यात्री धर्मशालाओं और सरायों में दुबक जाते थे। और यह नजारा देखते ही मालूम चलता था, जो लोग बाजार में होते थे, तेज तेज चलते थे या दौड़ते हुए घरों की तरफ जाते थे। जो महिलाएं चारा काटने गई थी, लकड़ियां बीनने गई थी, वो अपना बोझा फेंक देती थीं ताकि घर जल्दी लौटना है। बच्चों को पुकारने लगती थी और तीर्थ यात्रियों को लोग आगाह करने लगते थे, सूरज ढलने को है, अब आगे मत जाना। और जैसे ही रात आती थी, पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा पसर जाता था। ना तो कहीं कोई हरकत होती थी और ना ही होती थी कोई आवाज। अब पूरी की पूरी आबादी दरवाजों के पीछे छिप जाती थी, और सिर्फ दरवाजों के पीछे नहीं छिपती थी, दरवाजों के पीछे भी उन्होंने दरवाजे बना लिए थे। वो तीर्थ यात्री जिन्हें रहने की जगह नहीं मिल पाती थी, जो तीर्थ यात्री निवास बने होते थे, उनमें एक दूसरे से सट के छिप जाते थे। किसी भी घर से किसी भी तरह की इंसानी आवाज नहीं आती थी कि कहीं उस आवाज से मैन ईटर ना आकर्षित हो जाए। तो ये था वो आतंक जो गढ़वाल के लोग झेल रहे थे 8 सालों तक। अब मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आतंक होता क्या है। एक अनाथ बच्चा, जिसको की जिम्मेदारी दी गई थी बकरियों को संभालने की, उसके पास थी जिम्मेदारी 40 बकरियों की। वो बच्चा जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके आता था, यानी कि बकरियों को चराकर समेटकर बाड़े में बंद करता था, तो उसे भोजन दे दिया जाता था और उसके बाद वो उसी बाड़े के अंदर बकरियों के साथ ही सो जाता था। उसका कमरा, वो बाड़ा ग्राउंड फ्लोर में था। डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जो कि लाइन से बनी थी, और उसके मालिक का कमरा उसके कमरे के ठीक ऊपर था। अब वो बकरियां सोते वक्त उसके ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए उस बच्चे ने कमरे के कोने में एक छोटी सी बाड़ बना ली, और उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाजा था। और उन बकरियों का मालिक उस कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर देता था, एक कुंडी लगा देता था, और एक लोहे की जंजीर या सांकल थी, उसे भी लगा देता था। इतना ही नहीं, उसका मालिक उस कुंडी के ऊपर एक लकड़ी लगा देता था ताकि कुंडी अपनी जगह से हिले नहीं। डबल सेफ्टी के लिए वो बच्चा अंदर से दरवाजे में एक पत्थर टिका देता था कि दरवाजा खोलने ना पाए। अब जिस रात ये घटना हुई, बच्चा उस कमरे में बंद था, बकरियां भी बंद थीं, और बकरी का मालिक बोलता है कि कुंडी अच्छी तरीके से लगाई गई थी। और जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे शंका करने का कोई अधिकार नहीं है कि वो सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि उस दरवाजे में बहुत सारे पंजों के निशान थे, यानी कि उस तेंदुए ने बहुत कोशिश की थी दरवाजे को खोलने की, और शायद उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ने उस लकड़ी को हटा दिया था जो कि कुंडी को स्थिर रखती थी। और जब एक बार कुंडी खुल गई, तो तेंदुए के लिए आसान हो गया दरवाजे को धक्का मारकर अंदर घुसने का। अब एक छोटे कमरे में जिसके अंदर 40 बकरियां हैं, उन बकरियों को पार करके जाओ तो एक फेंस है, और उसके अंदर वो लड़का सो रहा था। इतनी जगह नहीं थी कि बकरियों को साइड में करके जाया जा सके। अब ये आपकी समझ के ऊपर है कि आप किस तरह से समझे कि वो लेपर्ड, वो तेंदुआ, या तो बकरियों के ऊपर चढ़ के गया होगा उस लड़के तक, या फिर उन बकरियों के पेट के नीचे से, क्योंकि तेंदुए के अंदर देखने के बाद कोई भी बकरी सो नहीं रही होगी, सब अपने पैरों पर ही खड़ी होंगी। जब लेपर्ड दरवाजे को खुरच रहा था अपने पंजों से, क्योंकि इसमें आवाज तो बहुत हुई होगी,
बकरियों ने भी आवाज तो जरूर की होगी और उस बच्चे ने मदद की गुहार भी लगाई होगी, यानी कि बच्चा सोता तो नहीं रहा होगा। बच्चे को मारने के बाद लेपर्ड ने वो छोटी सी फेंस जो उस बच्चे ने बनाई थी उसे क्रॉस किया, वो पूरा रूम क्रॉस किया, क्योंकि तब तक वो कमरा खाली हो चुका था, बकरियां बाहर भाग गई थी। उसके बाद बच्चे को कैरी करते हुए लेपर्ड ने कुछ सीढ़ीदार खेत भी क्रॉस किए। अब जब सुबह सूरज उगा तब मालिक को मालूम चला कि उसके सर्वेंट को लेपर्ड उठा के ले गया। और मुद्दे की बात यह है कि किसी भी बकरी को एक भी खरोच तक नहीं आई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।